नमस्कार दोस्तों। आज 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रीट केमिस्ट्री हमने चालू कर रखी है। रीट की केमिस्ट्री हमने चालू कर रखी है, जिसमें से हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर टॉपिक चल रहा था। इसमें से हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया और साथ ही साथ एटम हो गया। ये सब टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक है, वो है मॉलिक्यूल। छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूल। जैसे हमने अणु ख़त्म किया वैसे ही हम मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटा है, एटम से भी छोटा सा टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब अणु, एटम मतलब परमाणु। तो अणु, ये अणु है, उसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि जो अणु है उसमें परमाणु मिला हुआ होता है, वो भी दो या दो से अधिक जो परमाणु है वो आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ये जो परमाणु हैं ये रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये जो दो परमाणु हैं जो मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, ये रासायनिक बंधों से मिलकर रासायनिक बंध से जुड़कर बनते हैं, या फिर ये जो परमाणु हैं वो आकर्षण बंध द्वारा बंधे रहते हैं। जो अणु है वो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। फिर जो परमाणु हैं वो कैसे बंधे हुए रहते हैं, तो उनमें या तो रासायनिक बंध पाया जाता है जिसकी वजह से वो बंधे हुए रहते हैं, या उनमें आकर्षण बंध होता है जिसकी वजह से वो बंधे हुए रहते हैं। अणु है वही लगभग जो बराबर होता है वह तत्व के बराबर होता है। तत्व जो होता है वो लगभग अणु ही होता है। जो अणु है वो तत्व के बराबर होता है, यानी कि जैसे कुछ जो तत्व हैं वो एक परमाणु भी होते हैं। एक परमाणु जैसे अष्टक, या इसको हम बोल सकते हैं उत्कृष्ट। जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो सब की सब अणु हैं या वो तत्व हैं जो एक ही परमाणुकता से बने होते हैं। यानी कि जो ऑर्गन है, हीलियम है, नियोन है, ये सब एक ही परमाणु होता है। एक होता है द्विपरमाणु। द्विपरमाणु जो अणु होता है वो जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, द्विपरमाणु अणु है। अगर ऑक्सीजन 2 की बजाय 3 हो जाए यानी कि ओजोन, ये क्या है, त्रिपरमाणुक अणु है। ये त्रिपरमाणुक अणु है। कौन, ओजोन त्रिपरमाणुक अणु है। इसी प्रकार जो सल्फर है वो अष्टपरमाणुक अणु है। अष्टपरमाणुक अणु है। तो अणु हम पढ़ रहे हैं तो अणु की क्या परिभाषा होगी, दो या दो से अधिक। तो इसमें अपवाद है वैसे अष्टक, जो उत्कृष्ट गैसें हैं वो अपवाद है क्योंकि उनमें सिंगल एक ही परमाणु होता है और वो अणु की भांति व्यवहार करता है। तो जो अष्टक
अणु की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। वो जो दोनों परमाणु हैं वो आपस में या तो रासायनिक बंध द्वारा बंधे रहते हैं या आकर्षण बंध द्वारा बंधे रहते हैं। जो अणु बनता है वो द्विपरमाणुक हो सकता है, एक परमाणुक हो सकता है, त्रिपरमाणुक हो सकता है या अष्टपरमाणुक हो सकता है। जो अणु होता है वह क्रिया में भाग नहीं लेता। क्रिया में भाग नहीं लेता। जो अणु होता है वो क्रिया में भाग नहीं लेता। इसका उल्टा हमने कल पढ़ा था परमाणु, वो क्या करता है, वो क्रिया में भाग लेता है। अणु है वो स्थायी होता है, क्रिया नहीं करता। इसका मतलब स्थायी है, जिसकी क्रियाशीलता अधिक है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है। जिसकी क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है उसका स्थायित्व उतना ही कम होता है। तो ठीक उसी प्रकार ये स्थायी होता है क्योंकि क्रिया में भाग नहीं लेता। उसी प्रकार जो परमाणु है वो क्रिया में भाग लेता है, इसका मतलब वो अस्थायी है। ये इनमें डिफरेंस भी है जो साथ साथ पढ़ने में एकदम से क्लियर हो जाएगा कि अणु है वो क्रिया में भाग नहीं लेता, स्थायी होता है। जब अणु बनता है, ये बात नोट रखिए, जब अणु बनता है तो वो अष्टक नियम का पालन करते हुए बनता है। अष्टक नियम का पालन करते हुए बनता है। यानी कि जो अणु जो बनेगा उसमें अष्टक नियम का पालन होगा। इसमें भी अपवाद है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो दोनों अणु हैं इनमें अष्टक नियम काम नहीं करता। यानी कि हीलियम और जो हाइड्रोजन है इसमें अष्टक नियम नहीं लागू होता। बाकी जो भी अणु बनते हैं उन सब में अष्टक नियम की पालना होती है। अष्टक नियम के आधार पर ही उनका अणु से परमाणु बनता है, परमाणु से अणु बनता है अष्टक नियम के आधार पर। इसके आगे ये रासायन क्या है कि इसका जो अणु है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यानी कि जो अणु है वो स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन उसका उल्टा हमने देखा कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, स्थायित्व कम होता है, इसलिए वो तुरंत क्रिया करके अणु बना लेता है या यौगिक बना लेता है। और जो अणु बनता है वो स्थायी होता है, तो जो स्वतंत्र स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अणु की क्या विशेषता है कि अणु जो बनता है वो अष्टक नियम की पालना करते हुए बनता है। दो इसके अपवाद हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें अष्टक नियम की पालना नहीं होती है। अणु जो स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है, रह सकता है, ये क्रिया में भाग नहीं लेता, स्थायी होता है और दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। ये अणु की कुछ विशेषताएं हैं। दूसरी विशेषता ये है कि भाई जैसे अणु है, अणु को हम विभाजित कर सकते हैं, जबकि परमाणु है उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित करेंगे तो इससे क्या बनेगा, हमें क्या मिलेगा, परमाणु मिलेगा, जिसके हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। यानी परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु को विभाजित किया जाए तो परमाणु प्राप्त होता है, जबकि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। तो ये है अणु। छोटा सा टॉपिक था अणु का, अणु के बारे में इतना ही है। दूसरा चाहो तो अणु भार है। अणु भार सेम है जो परमाणु भार में पढ़ा। क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन के 1.008, कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वां भाग और ऑक्सीजन का 1/16वां भाग भार भाग गुणा से जितना अधिक होगा
वही क्या है, उसका परमाणु भार है। सॉरी, अणु भार पढ़ रहे हैं ना, तो अणु भार है। वैसे ही अगर अणु भार को ग्राम भार में प्रदर्शित किया जाए, ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, तो वह ग्राम अणुभार कहलाता है। अणुभार क्या होता है? हाइड्रोजन के 1.008, कार्बन 12 के 1/12 भाग और ऑक्सीजन के 1/16 भाग, भार भाग गुणा से जितना अधिक होगा वही क्या है? अणुभार कहलाता है। और अगर अणुभार को हम ग्राम में प्रदर्शित करें तो वो उसका क्या? ग्राम अणुभार कहलाता है। जैसे CO2 है, इसका क्या होगा? जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, यानी कि 2 है तो 2 दूनी, तो 16 दूनी 32 प्लस 12, तो CO2 का अणुभार क्या होगा? 12 और 44 ग्राम। अणुभार ग्राम में लिखेंगे तो 44 ग्राम होगा CO2 का। ये है इसका अणुभार। ये अणु है छोटा सा, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, जो रासायनिक बंध या आकर्षण बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरी, जब भी अणु बनता है तो उसमें अष्टक नियम की पालना होती है। इसके बिना, अष्टक नियम की पालना के बिना बनते नहीं हैं। 2 अपवाद हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, जिसमें अष्टक नियम की पालना नहीं होती। इसे और अधिक विभाजित हम कर सकते हैं, स्थायी होता है, और उसके अलावा ये स्वतंत्र अस्तित्व भी अपना कायम कर सकता है। तो ये था अणु। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और आता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। यानी कि तत्व के चिन्ह या फिर तत्व के प्रतीक जो हम पढ़ते हैं। तो इसकी वैसे बेसिकली तो कोई थ्योरी नहीं है कि भाई कैसे क्या है, बस आवर्त सारणी आती है, आवर्त सारणी वो लो, उसको बार बार पढ़ो, देखो अब एलिमेंट अपने आप याद हो जाए किस एलिमेंट का क्या नाम है। वैसे इसकी जो एक बेसिक थ्योरी है वो है डाल्टन ने सर्वप्रथम विशिष्ट तरीके से इसका प्रतीक दिया, विशिष्ट तरीके का प्रतीक। लेकिन जो तत्व का जो प्रतीक दिया था वो अधिकतर परमाणु को ही बताता था, स्पेशल प्रतीक था। जैसे उसने ये करके ये दे दिया, ऐसे प्रतीक दे दिया, यानी कि ये हाइड्रोजन है। ये G लिख दिया, चारों तरफ ऐसे लाइन कर दी, यानी कि ये गोल्ड है। तो इस प्रकार के इसने प्रतीक दिए जो एक परमाणु की तरह बताता था, एक विशिष्ट प्रकार का के ही प्रतीकों के बारे में बताता था। इसको ऐसे कर दिया, यानी कि प्लेटिनम। तो इस प्रकार के उसने प्रतीक दिए। लेकिन सबसे पहले जो दिया वो ब्रजीलियस ने प्रतीकों के बारे में सही जानकारी दी। इन्होंने सुझाव दिया कि हम अक्षरों से परमाणु या तत्व को हम प्रदर्शित करें, अक्षरों से, यानी कि जो पहला अक्षर है उससे हम प्रदर्शित करें, या कुछ तत्व के जो सेम पहले अक्षर आ रहे हैं तो उसमें कुछ आगे का कोई भी एक अक्षर ले लें, या तो पहला अक्षर लो, पहला अक्षर का अगर मैच कर रहा है कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसके आगे का एक अक्षर और ले लो। इस प्रकार से इसने सुझाव दिया। जैसे और ये भी बताया कि जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखो, दूसरा अक्षर है वो स्मॉल लेटर में। यानी कि जो भी हम एलिमेंट का जो नाम लिखते हैं, जो प्रतीक लिखते हैं, उसमें पहला अक्षर है वो कैपिटल होता है, दूसरा अक्षर अगर है तो वो स्मॉल लेटर में होगा। ये किसका सुझाव था? ये ब्रजीलियस का सुझाव था। सबसे पहले ब्रजीलियस ने ही इसके बारे में सुझाव दिया कि हम उसका जो प्रतीक है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ हैं जो इनकी लैटिन भाषा से हैं, जैसे सोडियम है,
पोटाशियम है, तो इसका नाम नाम है पोटेशियम, लेकिन इसका जो प्रतीक हम लिखते हैं वो लिखते हैं के। क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसका जो व्युत्पन्न जो है वो है केलियम। सोडियम है, उसका जो व्युत्पन्न है वो नेट्रियम। ये व्युत्पन्न तो कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि लेटिन भाषा शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है, इसलिए सोडियम को हम Na प्रतीक से लिखते हैं। केलियम पोटेशियम है जिसको के से लिखते हैं, पोटेशियम को लेटिन भाषा में केलियम कहते हैं। इसके आधार पर इसका जो प्रतीक दिया गया वो केलियम दिया गया। नेट्रियम है, ये इसका लेटिन शब्द है, किसका? सोडियम का। सोडियम का जो लेटिन शब्द है वो नेट्रियम है, जिसके आधार पर इसका प्रतीक दिया गया। आज के जो आधार है, आज का जो आधार है वो IUPAC डिसाइड करती है। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, सॉरी प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इंडिया नहीं, यहाँ अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका जो IUPAC एक संस्था है, जो भी तत्व के जो भी नाम होते हैं वो इसी संस्था के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। यही संस्था नाम बताती है, उसी नामों के द्वारा उस तत्व को जाना जाता है। यानी आज के टाइम में जो IUPAC है वो नाम बताती है। पहले ऐसे नाम होते थे कि जिसको जहाँ से खोज लिया उसको उसी के आधार पे नाम रख दिया जाता था। कुछ को जैसे अंग्रेजी भाषा के पहला नाम लिया उसी के आधार पर रख दिया जाता था। कुछ हैं जो लैटिन भाषा के शब्द के आधार पर उनके प्रतीक दिए जाते थे। लेकिन अब जो है वो IUPAC जो नाम देती है वही सर्वमान्य नाम होता है। और तो इस सिंबल ऑफ एलिमेंट में कुछ अलग से है नहीं, जो आवर्त सारणी है बस वही पढ़नी, उसी से उसके एलिमेंट का जो प्रतीक है वो हमें पता चल जाता है। हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो हर एलिमेंट के प्रतीक का हमें पता चलने लग जाएगा, कौन से एलिमेंट का क्या प्रतीक है। बाकी ये थ्योरी रखनी है कि सबसे पहले सुझाव जो दिया था वो बर्ज़िलियस ने दिया था इसके प्रतीकों का सुझाव। सबसे पहले इसका जो प्रतीकों का चिन्ह दिया वो डाल्टन ने दिया, जिसका कोई स्पेसिफिक चिन्ह हुआ करता था जो एक उसके परमाणु को बताता था, इसलिए वो ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद बर्ज़िलियस ने जो सुझाव दिया वो आज भी मान्य है, या आज भी चल रहा है। तो ये था आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज हमने 2 टॉपिक डिसाइड किए हैं, एक मॉलिक्यूल और दूसरा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के प्रतीक और अणु परमाणु का उल्टा होता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसे बनाते हैं, अणु को बनाते हैं, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उसमें वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, स्थायी होता है, उसका स्वतंत्र स्थायित्व होता है, अस्तित्व पाया जाता है। बाकी जो अणुभार है वो हाइड्रोजन की 1.008 या फिर कार्बन 12 के 1/12 या फिर ऑक्सीजन के 1/16 भाग के क्या होता है, 16 भाग के बराबर होता है। 16 भार गुणा जितना अधिक होगा वो इसका अणुभार होगा। अणुभार को अगर ग्रामों में प्रदर्शित करें तो वो उसका ग्राम भार कहलाता है। सिंबल ऑफ एलिमेंट जो डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल दिए थे जो परमाणु को प्रदर्शित करते थे, न कि अणु को। उसके बाद बर्ज़िलियस ने सुझाव दिया कि भाई जब हम लिखते हैं तो उसके अंग्रेजी के पहले वर्ड के अनुसार लिख सकते हैं। अगर वो पहले वर्ड का कोई दूसरा एलिमेंट है तो हम उसके आगे के किसी एक वर्ड को लेकर लिख देते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। दूसरी बात उसने ये भी बताया कि जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लेते हैं, दूसरा अक्षर अगर है तो उसको स्मॉल रूप से लिखेंगे। बस ये थी आज की क्लास।
यानी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट है वो आप एक आवर्त सारणी ले लो, उसको बार बार पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा किस एलिमेंट का क्या सिंबल है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर उसका सॉल्यूशन है वो एजुकेशन धाम सर्च नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, एजुकेशन धाम नाम से उसको ज्वाइन करें और अपने हर सभी प्रकार के डाउट वहाँ पर क्लियर करें। तो आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और जब आप अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो भी रीट के लॉकडाउन में इस रीट की तैयारी को अपनी स्ट्रॉन्ग बना सकें। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ये एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम लिंक है, जिस पे आप एजुकेशन धाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। चैनल लेसन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।